न्यायिक बहुसंख्यकवाद। देखिए भाई, हाल ही में नोटबंदी से संबंधित एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने ये निर्णय दिया कि जो नोटबंदी की गई थी उस नोटबंदी को उसने सही ठहराया है और ये निर्णय 4-1 के बहुमत से दिया गया। मतलब 4 जज जो थे, 5 जजों में से वो इसके पक्ष में थे कि हाँ, ये जो किया गया नोटबंदी वो सही थी और एक जज जो है उनकी राय अलग थी, तो उन्होंने वो इसके पक्ष में नहीं थे। तो देखिए, इसको बोला गया न्यायिक बहुसंख्यकवाद। न्यायिक बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है कि न्यायपालिका की जो बेंच बनी थी, उस बेंच के सभी जज एक मत नहीं थे, बल्कि कुछ जज एक तरफ थे, कुछ जज एक तरफ थे और फिर फाइनली मेजॉरिटी जिस पक्ष में थी, डिसीजन उस पक्ष में दे दिया गया। यहीं पर एक विवाद का प्रश्न उठा है या कुछ लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। उनका कहना है कि न्यायपालिका को निर्णय मेरिट से देने चाहिए या मेजॉरिटी से देने चाहिए। मेरिट का मतलब होता है किसी केस के अंदर कुछ लोग जो है, अगर संख्या में कम है, कुछ जज जो कि संख्या में कम है वो किसी पक्ष में है और कुछ जज जो संख्या में ज़्यादा है वो अलग पक्ष में है, तो जो कम पक्ष वाले जज है उनकी बात नहीं चलेगी और जिनके फेवर में ज़्यादा पक्ष ज़्यादा जज है वो चल जाएगी। ऐसा क्यों? होना ये चाहिए कि कौन सी बात स्थापित करना देश के लिए बेनिफिशियल रहेगा और कौन सी बात स्थापित नहीं करना देश के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है? इसका मतलब है कि जो मांग कर रहे हैं उनका कहना है, जो इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उनका क्या कहना है कि न्यायपालिका के अंदर फैसले मेरिट से होने चाहिए, ना कि बहुसंख्यकवाद से होने चाहिए। उन्होंने अतीत के कुछ फैसलों का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि भारत के अंदर पहले ऐसा बहुत बार हुआ जिसमें ये हुआ है कि अल्पसंख्यक जजों का जो मत था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसी मत को सही ठहरा दिया। बाद में, अपने बाद के निर्णयों में। पहले, समझ पा रहे? पहले जजेस ने जो बात कही थी कि ये अल्पसंख्यक मत जो थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले सही नहीं माना, अपने बाद के निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को सही ठहरा दिया। इसके उदाहरण कुछ मिलते हैं। खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य के केस, है ना? एक केस इसका उदाहरण देखने को मिलता है। कब का केस है? 1962 का, जिसमें है खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य केस। और इस केस के अंदर न्यायमूर्ति जो थे सुब्बा राव, उन्होंने एक अल्पसंख्यक राय दी थी और उन्होंने कहा था कि निजता का अधिकार एक अधिकार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बात सही नहीं मानी कि निजता का अधिकार भी एक अधिकार होता है या फंडामेंटल राइट है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ स्टेट मामले के अंदर इस अल्पसंख्यक राय पर मोहर लगा दी। तो अगर पहले से ही इस राय को सही मान लिया जाता तो 1962 से ही हमारे देश के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता। ठीक है? इसी प्रकार का एक केस हुआ है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस, 1976 का केस है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? एक न्यायमूर्ति थे एचआर खन्ना, उन्होंने कहा था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सदैव बना रहना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 21 सदैव बना रहना चाहिए। उस समय उनकी इस मांग को जजमेंट के अंदर शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यक राय थी। अल्पसंख्यक का मतलब इसके पक्ष में ज्यादा जज नहीं थे, इसके विरोध में ज्यादा जज थे। और बाद में आज हम देखें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में वही बात स्थापित कर दी गई है कि ये एक एब्सोल्यूट अधिकार है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? कई बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक राय सही होती है ना? अल्पसंख्यक राय जो होती है, अल्पसंख्यक का मतलब जिसके पक्ष में कम लोग हैं वो सही है और जिसके पक्ष में अधिक लोग हैं उनकी सोचने का दृष्टिकोण कुछ अलग है। तो न्यायपालिका में बहुसंख्यकवाद पर प्रश्न चिन्ह कुछ लोगों ने लगाया है। अब न्यायपालिका में जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति के पक्ष अगर हम बात करें तो उसके पक्ष में भी कुछ बातें हैं। अगर जजमेंट देना है 5 जजों की बेंच को, 7 जजों की बेंच को, 9 जजों की बेंच को, तो फिर ये जजमेंट किस तरह से जाएगा भाई? अगर मान लो सभी जज एक तरफ हो गए तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 जजों की बेंच, 7 जज की बेंच थी, उसमें से 4 जजेज एक फेवर में है और 3 जज एक दूसरे फेवर में है, तो फिर निर्णय कैसे जाएगा? क्या फिर अल्पसंख्यकों की सुनी जाए या बहुसंख्यकों की सुनी जाए? मतलब 4 की सुनी जानी चाहिए या 3 की सुनी जानी चाहिए? जब अंत में निर्णय लेना ही हो तो आखिरकार मेजॉरिटी को देखना तो जरूरी हो ही जाता है कि नहीं हो जाता? ठीक है? और हमारे संविधान के अंतर्गत बाकायदा ये दे रखा है कि किसी भी प्रकार के संवैधानिक मामलों में, किसी भी प्रकार का संवैधानिक मामला जो होता है, उन संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 145(5) क्या कहता है? अनुच्छेद 145(5) संविधान का ये बोलता है कि जितने भी प्रकार के संवैधानिक मामले हैं उनमें एक संवैधानिक बेंच बनेगी। उन संवैधानिक बेंचों में मिनिमम संख्या कितनी होगी? 5 जजों की।
और 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। तो अगर 6 जज एक तरफ है और 7 जज एक तरफ है 13 जजेस की बेंच में, तो भाई चलनी किसकी चाहिए यार? अगर कॉमन सेंस से अगर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर हम कैसे कह दें कि 6 वालों की चलेगी, 7 वालों की नहीं चलेगी। तो मेरिट उनके साथ आज है या नहीं है हम नहीं कह सकते, अभी तो बहुसंख्यकवाद पर ही जाना पड़ेगा। इसका एक उपाय कुछ लोगों ने ये सुझाया है कि न्यायपालिका में जो वरिष्ठ जज है, उनकी राय को ज़्यादा महत्व दिया जाए, भले ही वो अल्पसंख्यक हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये कुछ वैसे ही है कि न्यायपालिका में जो बेंच बनी थी, वो 9 जजों की बेंच बनी थी। इस 9 जजों की बेंच में 5 जज एक फेवर में थे किसी काम के और 4 जज अलग फेवर में थे। लेकिन जो 4 जज अलग थे, जिनकी राय अलग थी, वो उन पांचों से वरिष्ठ थे। वो उन पांचों से क्या थे? सीनियर थे, अनुभव में सीनियर थे। तो ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है कि उन चार की राय को प्राथमिकता इसलिए दे दी जाए क्योंकि वो सीनियर्स की राय है। ठीक है? सीनियर्स की राय ज़्यादा मैच्योर होती है, अनुभवी होती है, सीनियर्स की राय ज़्यादा अनुभवों पर आधारित होती है, इसलिए उनकी राय को वेटेज दे दिया जाए। लेकिन फिलहाल न्यायिक बहुसंख्यकवादी भारत में स्थापित है और न्यायिक बहुसंख्यकवाद का साफ साफ अर्थ क्या है कि न्यायपालिका कोई भी निर्णय लेगी तो बहुमत से लेगी। उसके अंदर अल्पसंख्यक राय बाद में भले ही स्थापित हो जाए, लेकिन उस समय जो अल्पसंख्यक राय है वो अल्पसंख्यक ही मानी जाएगी और बहुसंख्यक राय को ही निर्णय का आधार माना जाएगा। ये है न्यायिक बहुसंख्यकवाद। कॉन्सेप्ट क्लियर है? न्यायिक बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? कोई दिक्कत इसको समझने में?